फ्रेंड्स, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा, आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन एड्रेस करेंगे। ठीक है, ZTBL OG3 के हवाले से। ठीक है, स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है कमेंट बॉक्स में कि आपके जो इंटरव्यू सेंटर होंगे वो क्या डोमिसाइल के अकॉर्डिंग होंगे या जिसमें सिटी में आपका टेस्ट सेंटर था उसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, मेरिट और वाइज किस तरह बनेगा, ओवरऑल बनेगा या वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। ठीक है, फिर अगर एक बंदे की 8 सेमेस्टर इन प्रोग्रेस है, यानी कंप्लीट नहीं हुई, या एक और केस है जिसकी एक 8 सेमेस्टर वो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन इनके पास मतलब उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी तक उनके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू तक उनके पास ट्रांसक्रिप्ट उनके पास नहीं है। ठीक है, तो उनका क्या बनेगा, इसका हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। रिज़ल्ट कार्ड जो है ना, वहाँ पर जैसे आप रिज़ल्ट वो RIAS की वेबसाइट पे जाते हैं, रिज़ल्ट वो देखते हैं तो नीचे आ जाता है रिज़ल्ट कार्ड आ जाता है। ठीक है, तो उसका फ़ी चालान आपने जमा कराना होता है। ठीक है, क्या वहाँ आपने फ़ीस चालान जमा भी कराना होता है या नहीं कराना होता। ठीक है, क्या उनको अपने इंटरव्यू के टाइम में प्रेजेंट भी करना होता है या नहीं करना होता, मैंडेटरी है कि नहीं है। फिर कुछ स्टूडेंट ने पूछा है रीचेकिंग के हवाले से किसकी लास्ट डेट कब होती है। अच्छा, इसका रिज़ल्ट कब आ जाता है, हमें कैसे पता चल जाता है, इसका भी हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और फिर स्टूडेंट ने कुछ पूछा है कि हमारी MPhil है और 18 ईयर एजुकेशन है, तो इस सूरत में हमने डिग्रीज़ को वेरीफाई भी इन डिग्रीज़ को हमने वेरीफाई करवानी है या नहीं करवानी। ठीक है, तो इन सब का मैं इन वीडियो में वन बाय वन डिटेल के साथ मैं आप लोगों को आंसर करूँगा। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है ना कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, PPSC, KPPSC या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जना डेसन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट क्या है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो डेसन क्या है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो PPSC के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह डेसन सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, जो कि 400 प्लस पोस्ट डेसन होगी। ठीक है ना, तो इसके लिए जो ना आप मुझे जो ना डेसन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी और 400 प्लस जो है इसकी पोस्टें होंगी। ठीक है डेसन, सवाल की तरफ आ जाते हैं कि आपका जो इंटरव्यू सेंटर होगा वो डोमिसाइल के अकॉर्डिंग होगा या जिस सेंटर में आपका टेस्ट हुआ था उसमें फिर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो डियर इसमें ये होता है कि बेसिकली जो यहाँ पर जोन्स होते हैं, ठीक है ना, जोन्स। ठीक है, जोन्स के अंदर बेसिकली कुछ क्या होते हैं वो रीजन आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ZTBL जोनल ऑफिस है ना, ZTBL जो जोनल ऑफिसेस हैं, ठीक है, वहाँ पर बेसिकली क्या होंगे, आपके इंटरव्यूज़ क्या होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हाँ, एक ज़ोन है, विहाड़ी ज़ोन है। ठीक है, देखो ये एक है विहाड़ी ज़ोन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ रीजन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, जिनका बहावलपुर है, ठीक है ना, फिर उसके अंदर मुल्तान रीजन इनके अंदर आ जाता है, फिर इनके अंदर क्या है बहावल नगर बेसिकली इनके अंदर आ जाता है, जोन आ जाता है। ठीक है, तो इस एक ज़ोन के अंदर कुछ रीजन है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये आपने पता करना है कि आपका जो रीजन है वो किस ज़ोन के अंदर बेसिकली वो आता है। ठीक है, तो जो भी जोनल ऑफिस होगा वहाँ पर बेसिकली क्या होंगे, आपकी इंटरव्यूज़ क्या होंगे वो कंडक्ट होंगे। इसी तरह क्या है, एक लाहौर भी ज़ोन आता है। ठीक है ना, ये भी एक ज़ोन है। ठीक है ना, तो इस तरह जो स्टूडेंट साहिवाल से हैं, ठीक है ना, साहिवाल से उनका कहाँ पर इंटरव्यू होगा, उनका लाहौर ज़ोन पे क्या होगा वो इंटरव्यू होगा। और जो बहावलपुर से है, बहावलनगर से है, मुल्तान से, उनका विहाड़ी ज़ोन के ऊपर क्या होगा, यानी विहाड़ी में क्या होगा, उनका जो ZTBL का जो जोनल ऑफिस है वहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। फिर ये हैं कि एक स्टूडेंट ने एक कमेंट बॉक्स में पूछे हैं कि हमने अभी तक जना हमारा 8 सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, यानी उनके पास अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, या एक बंदे के पास कंप्लीट हुई है अभी रिसेंटली। दोनों केस में क्या है, उनके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, एक जिनकी इन प्रोग्रेस है या जिनकी कंप्लीट हुई है, दोनों के पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने
जितने भी मार्क्स आपने लिए हैं, तो डेज में अगर आप मेरिट जोन के अंदर आ रहे हैं तो फिर इसमें ये चीज़ है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है, ये आप बात गौर से सुन ले, ठीक है ना, इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपके पास कम से कम, ये मैं कम से कम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपके पास मिनिमम एटलीस्ट क्या होगा, मैं लिख देता हूँ एटलीस्ट, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको इंटरव्यू के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास इंटरव्यू के टाइम पे ट्रांसक्रिप्ट होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। अगर इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम अभी डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास डिग्री ना भी है तो कोई बात नहीं, वो आपको इशू ZTBL वाले जो आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे वो आपको इशू नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो आप बाद में भी ज्वाइनिंग के टाइम पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है ही नहीं, कोई सबूत है ही नहीं, ठीक है, ठीक है, कि आपने डिग्री आपकी इन प्रोग्रेस है, चल रही हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी से वो कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपको इंटरव्यू के लिए वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। जो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है लीस्ट कि आपके पास डिग्री की, जो आप डिग्री कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उसके लिए आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात बड़ी क्लियर कट है। आप 8 सेमेस्टर में हैं, इन प्रोग्रेस है मतलब, या कंप्लीट हुए हैं, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है तो ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट इंटरव्यू के टाइम पे नहीं है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला आप लोग रख लें। फिर स्टूडेंट ने पूछा है कि ये उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि रिज़ल्ट कार्ड का, ठीक है ना, जैसे आप OTS की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर रिज़ल्ट चेक करते हैं तो नीचे लिखा होता है रिज़ल्ट कार्ड ना, कहीं पे लिखा होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने मैंने इनको आंसर भी किया हुआ है कि आप इसको क्या करें, उसको इग्नोर करें, उनको कोई भी आप क्या करें, फ़ी क्या करें, आप उनको पे ना करें, क्योंकि आप जब फ़ी पे करेंगे ये उनकी OTS की जेब में जाएगा, ठीक है। इनको इग्नोर करें, कुछ भी ना करें, ना आप क्या करें। फिर एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या हम इनको इंटरव्यू के टाइम पे भी ले जाएंगे, नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये आपसे इंटरव्यू के टाइम पे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, इसका कोई है ही, लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो ना तो आप इसकी फ़ी पे करें, ना इंटरव्यू के टाइम पे ले जाएं, इनका इससे कोई लेना देना नहीं, इसको पूरे कम्प्लीटली इसको इग्नोर कर लें, ठीक है, राइट। फिर एक स्टूडेंट ने ये भी पूछे हैं सवाल, जो रीचेकिंग करना चाहते हैं कि उनकी बेसिकली लास्ट डेट कब होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखो कि आपने एज सून एज़ पॉसिबल, जितना आप जल्दी हो सके क्या करें, आप क्या करें, रीचेकिंग आप करवा लें, ठीक है। वरना क्या होता है कि जब OTS वाले रिज़ल्ट, ठीक है, ज़ाहिर है OTS वाले रिज़ल्ट कंपाइल करते हैं और फिर वो अपना रिज़ल्ट जब ZTBL को बेसिकली वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसके बाद फिर क्या होता है, आप अपनी रीचेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है कि आप मैक्सिमम क्या करें, एज़ सून एज़ जितना जल्दी हो सके आप क्या करें, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, ठीक है। इसका एक फॉर्म होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है, फिर इसकी फ़ी चालान होती है, वो फिर आपने सबमिट कराने होती हैं, और फिर रीचेकिंग फॉर्म और फ़ी चालान फिर आपने उनको उसको एड्रेस के ऊपर आपने भेजना होता है, या उनको आप ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। ये मैं पूरा तरीका बता चुका हूँ एक वीडियो में, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, लेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी OTS आपका रिज़ल्ट ट्रांसफ़र करेगा ZTBL को, फिर रीचेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं, बेशक आपने करवाई हो। अच्छा, फिर क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि इसका रिज़ल्ट का हमें कैसे पता चलेगा, हमने रीचेकिंग तो कर दिए हैं, ठीक है ना, ये स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछा है, तो उनका रिज़ल्ट का कैसे पता चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें ये होता है कि आप क्या करें, 1 वीक तक, ठीक है ना, 1 वीक तक क्या करें, अप्लाई करने के बाद आप क्या करें, आप थोड़ा वेट कर लें, तो 1 वीक के बाद तकरीबन, ठीक है, वो क्या होता है, हाँ, मेरी जो OTS वालों से बात हुई है तो वो उन्होंने कहा है कि हम उनसे जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया होता है, हम ख़ुद क्या करते हैं, उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये उन्होंने मुझे बताया है OTS वालों ने, ठीक है। यानी एक बंदे ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, कुछ 1 वीक के बाद फिर हम क्या करते हैं, उनसे ख़ुद कांटेक्ट कर लेते हैं कि आप अपने मार्क्स क्या करें, OTS की वेबसाइट के ऊपर अपना मार्क्स जो है ना वो चेक कर लें, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मे बी वो आपसे कांटेक्ट ना, उन्होंने बता तो दिया है कि वो कांटेक्ट हम करते हैं,
लेकिन मे भी जो ना वो कांटेक्ट वो आपसे ना करें। तो फिर आप क्या करें, फिर आप ख़ुद क्या करें, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे बताएं कि मेरे रिज़ल्ट का क्या बना, मैंने रिज़ल्ट की रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, अब इसका क्या बना। अब फिर उनसे ख़ुद प्रोग्रेस उसके बारे में पूछते रहें, ठीक है। उनकी कांटेक्ट का वेट ना करें, ठीक है। मेरा आपको ये सजेशन है, ठीक है। क्वेश्चन फिर ये पूछा गया कि मेरिट के हवाले से, ठीक है ना। मेरिट क्या बनता है, ये ओवरऑल यानी ओवरऑल बनता है, ओपन मेरिट होता है या क्या होता है, ये बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इनका जो आंसर है ये बेसिकली किसी को भी नहीं पता, ठीक है ना। OTS वालों को तो वैसे भी नहीं पता, क्योंकि वो अपना रिज़ल्ट क्या होता है, जस्ट वो रिज़ल्ट कंडक्ट करते हैं OTS वाले क्या करते हैं, वो ZTBL को वो ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी ZTBL जाने और वो उनका वो सारा रिज़ल्ट जाने, ठीक है। वो फिर सारा ऑफ़र लेटर डिस्पैच कर लेना, जो फाइनली रिकमेंड हुए हैं उनको ऑफ़र लेटर डिस्पैच करना। मतलब ये भी सारा काम क्या है, जो ZTBL का जो HR डिपार्टमेंट वाले हैं वो सारा काम बेसिकली वो ये करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका जो मेरिट क्या होता है, ये ओवरऑल बनता है या डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी कुछ पोस्ट होती है। कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि डिसेबल का भी क्या कोई कोटा होता है, तो ये डेट्स हमें नहीं पता, ठीक है। ये ZTBL के HR डिपार्टमेंट को पता होता है कि यहाँ पर कोई उनके पास जो वैकेंसीज़ है 300 वैकेंसीज़, वहाँ पर भी उनके पास कोई डिसेबल का कोटा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली HR ZTBL का डिपार्टमेंट है, ये सारा चीज़ें उनको पता होता है। अगर कोई और बंदा आपको ये बताता है, ठीक है, कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती हैं, ओवरऑल बनती है, तो वो वैसे अपने से बता रहा है, ठीक है। और ये सब इंफॉर्मेशन HR ZTBL के पास ही होती हैं, ठीक है। तो और ये वही आपको जो है ना बेसिकली वो आपको बता सकता है कि मेरिट किस तरह बनता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर एक स्टूडेंट ने सवाल पूछे हैं कि मैंने MPhil किया, यानी मैंने 18 ईयर होगी या कोई और इसने 18 ईयर एजुकेशन है, ठीक है ना। तो मैं अच्छा इस जॉब के लिए जो ZTBL का OG3 MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की जो जॉब है, उसके लिए एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड थी, वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी रिक्वायर्ड थी, ठीक है ना, जस्ट 16 ईयर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो वो कह रहा था कि क्या मैं उनको इंटरव्यूअर जो मेरा इंटरव्यू होगा तो उसके टाइम पे मैं उनका MPhil का बताऊं कि मैंने MPhil किया हुआ है या मेरे अभी 18 ईयर एजुकेशन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपने ऑनलाइन, ठीक है ना, यानी जब आप ZTBL OG3 के लिए जो आपने ऑनलाइन बेसिकली आपने अप्लाई किया था, ठीक है, उस ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है ना, अगर आपने MPhil आपने शो करवाया था, आपने 18 ईयर्स यानी आपने 16 ईयर भी लिखा था और फिर 18 ईयर भी आपने वहाँ पर शो करवाया था कि मैंने इसके अलावा भी ये चीज़ की हुई है, कोई और चीज़ की हुई है, ठीक है, या कोई और डिग्री मैंने की हुई है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अगर आपने वो आपने शो करवाया, अगर आपने लॉ भी किया हुआ है, आपने कोई पॉलिटिकल साइंस भी किया हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में आपने वो चीज़ें लिखी थी तो फिर आप उनको शो करवाएं, ठीक है, क्योंकि ये डेटा ऑनलाइन फॉर्म वाला डेटा क्या है इंटरव्यूअर के पास जाता है, ठीक है। अब आप उनको कहें कि मैंने जस्ट 16 ईयर एजुकेशन है, मैंने आगे किया हुआ है, लेकिन उनको पता चल जाता है ना कि आपके पास MPhil भी है, आपने आगे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बड़ी फिर वहाँ पर एम्बेरसमेंट होती है, ठीक है। मेरी सजेशन ये है कि आपने ऑनलाइन में जो भी फॉर्म फुट किया है उसको थोड़ा सा रिकॉल करें, और फिर वही अगर आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछें, ज़्यादा वो इंट्रोडक्शन में आपसे पूछता है ना कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो फिर वहाँ पर ये उनके बारे में अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में लिखा है तो आप उनको बारे में बता दें कि मेरी MPhil है, 18 ईयर एजुकेशन है। अगर नहीं लिखा, ठीक है, फिर आपकी वो डिस्क्रिप्शन पे है कि अगर आपने नहीं लिखा ऑनलाइन फॉर्म में, फिर आप वो आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि आप उनको 16 ईयर बता दें या आप जना वो MPhil बता दें, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस पे हैं, आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे हैं। अगर आपने उसको ऑनलाइन फॉर्म में शो नहीं करवाया, ठीक है, MPhil होगी, 18 ईयर एजुकेशन है, वो नहीं शो करवाया, फिर आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि आप उनको 16 ईयर बताएं या MPhil या 18 ईयर एजुकेशन के बारे में जो ना वो बता दें, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में शो किया हो फिर आप लाजमी तौर पर फिर क्या करें, वो बताएं उनको, उनसे छुपाएं मत, ठीक है। स्टूडेंट ने ये कमेंट बॉक्स में पूछा है कि क्या हमने MPhil की डिग्री भी अटेस्ट करवानी है, चाहे वो HEC से अटेस्टेशन हो या 17 ग्रेड एबव से अटेस्टेशन हो। तो देखिए उसका आंसर ये है कि देखो, आप इस जॉब के लिए किसकी वजह से एलिजिबल होते हैं, आप 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की वजह से आप MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर या OG3 ZTBL के लिए आप क्या करते हैं, इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हुए थे। तो अब मुझे बताएं कि आपको क्या ये आपकी डिग्री इस जॉब के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम उसकी एलिजिबिलिटी वाइज हम इसको देखें,
एलिजिबिलिटी वाइज अगर हम इसको देखें तो आप 16 ईयर एजुकेशन की वजह से आप एलिजिबल हुए थे, तो ज़ाहिर है फिर आपने सारी की सारी क्या है अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो 16 ईयर एजुकेशन तक जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है वो आपने क्या करना, यानी आपकी ऑनर है 16 ईयर है, उन डॉक्यूमेंट को फिर क्या करें आपने वेरीफाई करवानी होती है, टेस्ट करवानी होती है, ठीक है। एम फिल हायर जो एजुकेशन है 18 ईयर है, एम फिल है, उनकी डिग्रीज़ को आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, वो आपसे मांगेंगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ज़ाहिर है आप जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो ज़ाहिर सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट चेक होती है, फिर आपको इंटरव्यू में आगे जाने दिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, क्लर्क जहाँ पर बैठा होता है वो आपकी डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं, तो उनका एम फिल से इसका कोई लेना देना नहीं, ना वो आपसे एम फिल की डिग्रीज़ को अटेस्ट मांगेंगे या कुछ भी नहीं मांगेंगे, ठीक है। जस्ट जो डिग्री की वजह से आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होती है, यानी वो 16 ईयर एजुकेशन है, वो डिग्री फिर वो आपसे या इससे रिलेटेड आपसे वो डॉक्यूमेंट्स भी क्या करेंगे वो आपसे मांगेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपसे ट्रांसक्रिप्ट तो आपसे वो मांगेंगे, ठीक है, तो फिर आपने वो देना, वो आपसे इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो आपसे नहीं मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे एलिजिबिलिटी वाइज जो है ना वो क्या इस जॉब के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी एम फिल वगैरह 18 ईयर। अगर वो रिक्वायरमेंट होती तो फिर आपको प्रोवाइड करना होता, लेकिन एम सी ओ OG 3 ऑफिसर के लिए आपने जो अप्लाई किया हुआ है 16 ईयर की बेस पे किया, यहाँ पर किसी की जो एम फिल की डिग्री है वगैरह इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उनको अटेस्ट करवाएं या कर, जस्ट 16 ईयर एजुकेशन की आपने अटेस्ट करवानी है, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में रखिएगा। जो स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा है तो हमने इसको वीडियो के फॉर्म में मैंने आपको एड्रेस करा दिया है, ठीक है। फिर स्टूडेंट ने सवाल पूछते हैं, देखो मैंने उस दिन जो आपको ऑफ़र लेटर दिखाया था ना प्रीवियस वीडियोस में, तो ऑफ़र में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जब जैसे आपको ऑफ़र इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा ना, सॉरी इंटरव्यू कॉल लेटर, ऑफ़र लेटर नहीं, इंटरव्यू कॉल लेटर जो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा, ठीक है ना, इंटरव्यू जो कॉल लेटर आपको आएगा ना उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायरमेंट होगी, वो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ था कि CNAC हो गया, डोमिसाइल हो गया, ठीक है ना। तो अब एक सवाल स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि हम क्या करें, हम CNAC को भी अटेस्ट करवाएंगे, डोमिसाइल को भी अटेस्ट करवाएंगे। तो डेट इनको अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जो आपने अटेस्टेशन करनी है वो आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की आपने करनी है, ठीक है ना। एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर जाइएगा ना इंटरव्यू कॉल लेटर में जैसे आपको आएगा, या मैंने आपको वीडियो में जो बताया था, ठीक है, बाकायदा शो करवा के, उसमें लिखा हुआ है सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के आगे लिखा हुआ था कि आप उनको अटेस्ट करवाएं, इनके आगे नहीं लिखा हुआ था कि आप CNAC को भी अटेस्ट करवाएं, डोमिसाइल को भी अटेस्ट करवाएं, यानी किसके अटेस्ट 17 ग्रेड या अबव से, ठीक है, या 16 जो जिसका ग्रेड है गेजेटेड ऑफिसर है, ठीक है, उनका ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ये इसके आगे लिखा हुआ था, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के आगे लिखा हुआ था, तो उनको आप अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को आपने वो करना है, 17 ग्रेड है अबाउट से वो आपने अटेस्ट करवानी है। वो सारा का सारा मैं डिटेल में प्रीवियस वीडियो में जो ऑफ़र लेटर वाली वीडियो थी ना उसके अंदर मैं सारे के सारे डिटेल मैंने करवा चुका हूँ कि आपने किन डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवाने हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आपको वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट का मौजूद है जिसके अंदर 25 वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो आप वो ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है इंटरव्यू के हवाले से, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।